हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक से। पहला सवाल है दोस्तों, आई रिग्रेट डैश ड्यू टू इलनेस। दोस्तों, जो ये ब्लैंक है, इसमें ब्लैंक में ये चार ऑप्शंस में इसी में से कोई वर्ड चूज करके डालना है। मिसिंग, एक में टू मिस था दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपो है, टू मिस था, ठीक है। और मिसिंग, मिस्ड या अबाउट मिसिंग, तो इसमें से कौन सा सूटेबल होगा दोस्तों? तो एक चीज याद रहे, रिग्रेट के बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि रिग्रेट के बाद कोई भी चीज यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या कहना चाहते हैं? जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस के बाद कोई आप रिग्रेट लिखते हैं और उसके बाद भी फोर लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं, आई रिग्रेट मिसिंग द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, कि मतलब मुझे रिग्रेट है, मुझे अफसोस है एग्जाम मिस करने का बीमारी के कारण। मतलब कि आई हैव ऑलरेडी मिस्ड माई एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन मिस कर चुका हूँ या एग्जामिनेशन मैंने नहीं दिया। यानी कि पास्ट की बात का क्या हो रहा है, उल्लेख हो रहा है। अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस रिग्रेट प्लस इन्फिनिटिव करते तो इसका मतलब है कि आप कोई बैड न्यूज दे रहे हैं या अनप्लीजेंट न्यूज दे रहे हैं, ठीक है। बैड न्यूज या बैड इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या है, आई रिग्रेट टू टेल यू दैट your your flight has been cancelled, ठीक है दोस्तों। कि आई रिग्रेट टू टेल यू दैट योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल्ड, मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका क्या है, आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया है। यानी कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बैड इंफॉर्मेशन जब देते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हम लोग इन्फिनिटिव से देते हैं, और जब पास्ट को हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग रिग्रेट के साथ भी फोर लगाते हैं। आई थिंक आप दोनों ही एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया। आई रिग्रेट मिसिंग द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, यानी कि मुझे अफसोस है या मैं अफसोस करता हूं कि मैं एग्जाम नहीं दे सका अपनी बीमारी के कारण। तो आप इस एक्शन को क्या करते हैं, पास्ट में दे रहे हैं। जबकि आई रिग्रेट टू टेल यू दैट, मुझे दुख अफसोस होता है ये कहने में कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और अफसोस के साथ देना चाहते हैं तो रिग्रेट के साथ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करें। और यदि आप पास्ट के बारे में कहना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएं, भी फोर का इस्तेमाल करें, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी या ए, जो भी कहें आप। दोनों में मिसिंग है तो क्या होगा, मिसिंग ही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, मिसिंग आंसर होगा। यानी कि ये यहाँ पे टू मिस यहां मत कीजिए, यहां पे लगा दीजिए टू मिस, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे मिसिंग होगा, ठीक है, जेरंड लगाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, डैश एंड डैश कैन नॉट गो टुगेदर। दोस्तों, आपको पता है एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, और बेसिकली कोई भी कंजंक्शन दोस्तों, जो क्या होता है, अगर
कंजंक्शन के पहले जो भी फॉर्म होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म एंड के बाद होता है। तो ड्रिंक और ड्राइव होगा नहीं दोस्तों, इसलिए नहीं होगा कि ये ड्रिंक में आईएनजी है, यहाँ पे आईएनजी नहीं है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हो सकता है, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव हो सकता है। ड्रिंक ड्राइव दोस्तों ये इससे सब्जेक्ट शुरू नहीं होता है, कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो आदतें हैं जो कि एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ भी जेरंड लगाएंगे, यहाँ भी जेरंड लगाएंगे, यानी कि वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, दो नाउन को एंड कनेक्ट करेगा, तो क्या कहेंगे, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग cannot go together, right? So option B will be the right one. Now look at question number 3. Sheila suggested dash a movie after work. तो डैश में कौन सा ऑप्शन हम चूज करना है, टू सी, सीइंग, अबाउट सीइंग या टू सीइंग। ठीक है दोस्तों, तो सजेस्ट के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, जेरंड लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। तो शीला सजेस्टेड सीइंग अ मूवी आफ्टर वर्क। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से नहीं है दोस्तों, ये भी क्या है, फिल द ब्लैंक से ही है, ऊपर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों, व्हेन डिड यू लर्न डैश जर्मन, स्पीकिंग, टू स्पीक, स्पीक या टू स्पीकिंग। दोस्तों यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू स्पीक हो जाएगा, इसलिए कि लर्न के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो जैसे कि नो के बाद हाउ टू लगाया जाता है, तो यहाँ पे लर्न के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक जर्मन, राइट? सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज अगेन फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों इसमें क्या, आई कांट स्टैंड डैश ऑल द टाइम। मतलब अगर यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा बिहेवियर होगा जिसको हम हमेशा बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों ये जो स्टैंड होगा, इसके बाद अगर कुछ आता है तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो क्या होना चाहिए, जेरंड के फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो क्या है, वर्ब है। तो देखते हैं यहाँ पे भी कंप्लेनिंग है, कंप्लेनिंग है, कंप्लेनिंग है, कंप्लेन है, तो ये तो होगा नहीं। अब तीनों पे डिपेंड करता है। अगर ये बॉस जेरंड है तो जेरंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, तो ये हिज कंप्लेनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, हिज कंप्लेनिंग होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे क्या होगा, आई कांट स्टैंड हिज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज और ध्यान रखें, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाह रहा हूं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो आप कैसे बनाएंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेशन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है, आई कांट स्टैंड ऑल द टाइम, मैं उनका ऐसा करना हमेशा पसंद नहीं करूंगा या फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करना ना जब वर्ड आ रहा हो, यानी कि इसको समझिए कि ये नाउन होगा और वर्ब के फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेरंड होगा। और जब जेरंड होगा तो जेरंड से पहले क्या लगता है दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर कोई क्या हो, लगाना हो तो। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा। सो पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हिज हो गया, तो हिज कंप्लेनिंग हो जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन एरर, एंड द कॉमन एरर आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। आई डिसलाइक हिम eavesdropping habits so much that I cannot stand it anymore। दोस्तों ये पिछले वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। इसमें देखिए, आई डिसलाइक हिम eavesdropping habit। eavesdropping हैबिट्स क्या है दोस्तों, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। eavesdropping मतलब क्या होता है,
कि आप कानाफूसी वाली बातों को सुनते हैं, आप सीक्रेट्स को सुनते हैं कान लगा के, ये एक बैड हैबिट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ईव्स ड्रॉप कहते हैं। तो ईव्स ड्रॉपिंग यहाँ पे लगाया गया। तो ईव्स ड्रॉपिंग हैबिट है तो ये पूरा नाउन की तरह बिहेव करता है दोस्तों। और ये अगर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है या नाउन है तो इसमें हम लोग क्या लगाएगा? आगे हम लोग क्या लगाएंगे? पसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आई डिसलाइक his eavesdropping habit so much that I cannot stand it anymore. Now look at question number 7. Again from common error. We must avoid to use all cell phones while we are in courtrooms. दोस्तों, जब हम अवॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो अवॉइड के बाद आने वाला जो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, जो कि जेरंड के फॉर्म में होगा, यानी कि यूज के जगह हम लोग क्या लगाएंगे? यूजिंग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वी मस्ट अवॉइड यूजिंग सेल फोन्स, राइट? सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? टू यूज को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? यूजिंग लिखेंगे। ये आंसर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जहां गलती होती है वही एरर निकालना होता है। गलती कहाँ है? टू यूज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. आई डोंट माइंड कुकिंग व्हेन माय सर्वेंट इज नॉट वेल। दोस्तों, इसमें देखते हैं एरर कहाँ है। आई डोंट माइंड के बाद हमेशा क्या आता है? जेरंड आता है दोस्तों, B4 आता है। तो B4 दिया हुआ है। व्हेन माय सर्वेंट इज, यानी कि ये कंडीशन बता रहा है, कंडीशन हो रहा है, तो क्या है कि इसके पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यानी कि इसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा व्हेन के बाद। क्योंकि ये क्या कर रहा है? हैबिट्स के बारे में कह रहा है, एक हैबिचुअल फैक्ट्स के बारे में कह रहा है। तो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। और व्हेन एक कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद वाला भी अगर प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं? हम हैबिट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रहे, दो चीजें हमने समझी। एक तो माइंड के बाद हम लोग जेरंड लगाते हैं, और दूसरा हमने देखा कि दोनों क्लॉज इस केस में क्या हो सकता है? प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इसलिए कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? अभी जो बात कर रहे हैं वो हैबिट की बात कर रहे हैं। और जो हैबिट की बात होगी तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, नो मैटर इट इज प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. I was not sure of him contesting the Lok Sabha election. अगेन दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी देखा है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं। आई एम नॉट श्योर के बाद यहाँ पे आई एम नॉट श्योर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यानी कि इसके बाद क्या होना चाहिए? एक नाउन होना चाहिए। तो नाउन यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब अगर है तो वर्ब का क्या सा फॉर्म होगा? B4, जिसे हम क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं दोस्तों। और जब ये जेरंड है तो इसके पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, हिज हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट श्योर ऑफ हिज कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन, राइट? सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, right? Now look at question number 10. Again from common error. She has no bed to sleep. दोस्तों चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉमन एरर फाइंड करते हैं। इसमें क्या? शी हैज नो बेड, ठीक है दोस्तों, नो लगा हुआ इसलिए कि क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन को निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? नो लगाते हैं। तो नो बेड टू स्लीप। दोस्तों जब टू स्लीप होता है तो इसके साथ एक क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे इन लगाते हैं। ठीक है। शी हैज नो बेड टू स्लीप इन, उसके पास सोने के लिए बेड नहीं है। तो शी हैज नो बेड टू स्लीप इन, स्लीप के साथ हम लोग क्या लगाना होगा? इन लगाना होगा, तभी सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? स्लीप के बाद इन लगाएंगे, राइट? ये सी होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से करेक्शन करनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं है, ये सी है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. ये 11 क्वेश्चन है दोस्तों। ये सिनोनिम्स है, मतलब कि जो दिया हुआ वर्ड है वेसिलेट, इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना है दोस्तों। और ऑप्शंस आर वेवर, नेवर, क्वीवर एंड क्वेयर। दोस्तों
चलिए देखते हैं, वेसिलेट का पहले मीनिंग जानते हैं तभी उसका सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। तो वेसिलेट का मतलब होता है कि ऐसी आदत या ऐसा पर्सन या ऐसी हैबिट जो कि हमेशा क्या करता हो, चेंज करते रहता हो, रिपीटेडली चेंज ओपिनियन, मतलब कि चेंजिंग ओपिनियन, चेंजिंग ओपिनियन अबाउट एनीवन और एनीथिंग और समथिंग, कुछ के बारे में कुछ, ठीक है। कीप चेंजिंग ओपिनियन मतलब स्थिरता नहीं हो, अस्थिर रहता हो, ठीक है दोस्तों। तो वेसिलेट का मतलब अस्थिर रहने वाला, जो कि क्या होगा, इसका हम लोगों को सिमिलर मीनिंग निकालना है। वेवर, वेवर का मतलब क्या हो गया, वेव करने वाला, मतलब कि अस्थिर रहने वाला। तो टू सम एक्सटेंट ये इसका मीनिंग हो सकता है वेवर। आगे देखते हैं, नेवर एक निगेटिव एडवर्ब फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब ठंडी से या डर से, भय से कांपते हैं, उसे कहते हैं क्वीवर, ठीक है दोस्तों। और क्वेयर का मतलब होता है नकली, कह सकते हैं आप, काउंटरफिट या वर्थलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्थलेस, ठीक है। या फिर इसको काउंटरफिट भी कह सकते हैं, काउंटर फिट, FEIT, काउंटरफिट, ठीक है दोस्तों। तो वर्थलेस होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वेबर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोग्नोसिस, इसका भी सिनोनिम्स निकालना है दोस्तों। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस आर डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रेफेस, आइडेंटिटी। दोस्तों, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में आप फोरकास्ट करते हैं कि वो कितना दिन तक और चलेगा। जैसे बेसिकली अगर हम मेडिसिन के लैंग्वेज में बात करें तो प्रोग्नोसिस होता है किसी भी व्यक्ति की जो बीमारी है उस बीमारी के रहते हुए और कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, यानी कि उसकी जिंदगी के बारे में क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि वह कितना दिन तक जिंदा रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोरकास्ट, राइट। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है दोस्तों लक्षण के हिसाब से डिजीज का पता करना, डायग्नोसिस कहलाता है। प्रीफेस का मतलब होता है किताबों में जो प्रीफेस लिखते हैं, जो भूमिका बताते हैं उसके बारे में थोड़ा सा किताब के बारे में लिखते हैं। और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों फंटास्टिक का। फंटास्टिक के एंटोनिम्स के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। ये ऑप्शंस हैं ओल्ड, ऑर्डिनरी, क्लासिक एंड रैशनल। तो फंटास्टिक का मतलब होता है दोस्तों बहुत बढ़िया। तो जो बहुत बढ़िया होगा उसका उल्टा ओल्ड तो होगा नहीं, न्यू का ओल्ड होता है। तो बहुत बढ़िया का अगर स्पेशल है तो इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी, आंसर होना चाहिए। फिर भी हम लोग आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। क्लासिक, क्लासिक मतलब पुराना कह सकते हैं आप, बढ़िया और पुराना। रैशनल का मतलब लॉजिकल होता है। तो अभी आपको एक ऑप्शन मिला जो नियरेस्ट मीनिंग दे रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चार ऑप्शंस में से जो सबसे नजदीकी मीनिंग देने वाला वर्ड है वो है ऑर्डिनरी। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म के लिए भी हम लोग क्या करना है, एंटोनिम्स निकालना है। कंफर्ट, लग्जरी, एंटीसेमिटिज्म या फिर ह्यूमिलिटी। तो दोस्तों एसेटिसिज्म का होता है कि जो ऐसा प्रैक्टिस या ऐसा हैबिट या ऐसा एक्शन दोस्तों जो कि व्यक्ति क्या है, सांसारिक सुख सुविधाओं को, जो जो आराम है, आराम की जिंदगी को वो छोड़कर एसेटिक जिंदगी, संत महात्मा हरमिट की ऑस्टेयर जिंदगी वो जीना चाहता है। वो कोई भी तरह का वर्ल्डली या फिर मंडन रिसोर्स का वो इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो इसको ऐसे को क्या कहते हैं, एसेटिसिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कंफर्ट हो सकता है, लेकिन कंफर्ट का मतलब होता है क्या, प्लीजेंट या फिर थोड़ा सा आराम या रेस्ट। लेकिन लग्जरी सुपरलेटिव होता है दोस्तों, उससे ज्यादा होता है कि ग्रेट कंफर्ट। लग्जरी इज व्हाट, ग्रेट कंफर्ट, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा कंफर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेट कंफर्ट हो जाता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट कम मतलब लग्जरी विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो दोस्तों वर्ड वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता है, क्या कहलाता है? पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, इनफॉलिबल, हिपोक्रेटिक। तो पेसिमिस्ट का मतलब नकारात्मक होगा दोस्तों, तो हु डज नॉट मेक मिस्टेक, तो नकारात्मक से कोई मतलब नहीं, ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक हो जाता है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता है, इनफॉलिबल। फिर भी हम लोग चौथा ऑप्शन देख के ही डिसीजन लेंगे। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, करने का कुछ और, करने का कुछ और वास्तविकता कुछ और होती है, ऐसे को क्या कहते हैं? पाखंडी कहते हैं, हिपोक्रेट। ठीक है दोस्तों, सो नियरेस्ट आंसर इज इनफॉलिबल, तो इनफॉलिबल विल बी द राइट वन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, लॉस ऑफ मेमोरी। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। तो लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? एमनेसिया कहा जाता है दोस्तों, एमनेसिया। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है दोस्तों लैक ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ मेमोरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, idioms एंड phrases है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें क्या है idioms। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल। तो कम आउट ऑफ द शेल जो होगा, इसका हमको देखना है कि इसका सिनोनिम्स, इसका जो मीनिंग वाला ऑप्शंस कौन है। कम आउट ऑफ द, कम आउट ऑफ हिज सेल या कम आउट ऑफ वन सेल का क्या होगा आंसर? अपीयर्ड सडनली, बिकेम मोर सोशिएबल, became a loser, removed his clothes। तो दोस्तों removed his clothes तो नहीं होगा, क्योंकि कभी भी idioms जो होता है वो स्पेशल मीनिंग लेके आता है। become a loser, loser होना ये भी नहीं होगा दोस्तों। become more sociable, आप क्या होते हैं? आप शेल से बाहर आते हैं तो आप सोशिएबल होते हैं, सामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इफ यू आर इनसाइड द शेल मतलब कि आप अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, समाज में क्या हो रहा है, लोगों की क्या आप कोई सहायता कर सकते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो इसका मतलब यू हैव कम आउट ऑफ द शेल। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, again from idioms and phrases। every political party is at present playing to the gallery। तो दोस्तों प्लेइंग टू द गैलरी जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है? सिनोनिम्स निकालना है दोस्तों। तो सिनोनिम्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या है दोस्तों? एक है अडॉप्टिंग चीप टैक्टिस, नहीं होगा। बी फूलिंग अ कॉमन मैन, बी फूलिंग अ कॉमन मैन नहीं होगा दोस्तों, मतलब किसी को बेवकूफ बनाना। तो आप इफ यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, तो प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है कि जितने भी छोटे मोटे छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, मास में होते हैं, उनको हम अपीज करते हैं। अपीज करते हैं, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज का आजकल क्या काम है? किसी न किसी को खुश करके वोट ले लेना सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? फाइटिंग फॉर वोट्स नहीं होगा दोस्तों, तो अपीजिंग दी मासेज होगा। आप अपनी पढ़ाई से, आप अपने व्यवहार से क्या करते हैं? आप अगर सिर्फ अपीजमेंट की काम करते हैं, अपीजिंग मतलब क्या, खुश करते हैं मासेस को, तो उसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। ठीक है दोस्तों, मतलब हिपोक्रेटिक अप्रोच होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। यानी कि हमें क्या करना है? स्पेलिंग मिस्टेक जिसमें जिसका करेक्ट स्पेलिंग है उसे हमें टिक करना है। इमेजिनरी, डिक्शनरी, इटिनरी या स्टेशनरी। तो दोस्तों इसमें स्टेशनरी, सॉरी डिक्शनरी का राइट स्पेलिंग है DICTIONARY, डिक्शनरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से निकालना है दोस्तों, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा देखना है दोस्तों? टिंकर, टिंकर ठठेरा जो होता है, जो बर्तन टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको ठीक करता है दोस्तों, टिंकर कहलाता है। प्लमेबर, प्लमेबर नहीं होता है, प्लम्बर होता है दोस्तों। तो प्लम्बर को क्या कहते हैं हम लोग? जो नाल क्या टैप वगैरह ठीक करता है, तो उसे प्लम्बर कहते हैं। तो ये भी स्पेलिंग गलत है, PLUMBER होगा। डिस्पैचर में टी होगा दोस्तों, डिस्पैचर होता है, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। सेलर भी गलत हो गया दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टिंकर। सॉरी, प्लम्बर नहीं होगा दोस्तों,
टिंकर होगा, ये आंसर यहाँ पे ये गलत है, तो ध्यान रखें। ये जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या है, ए है आंसर, ठीक है। तो ये एरो यहाँ आना चाहिए था, टिंकर, टिंकर विल बी द राइट वन, ठीक है। सो दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो देखा होगा। दोस्तों, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये 47वां वीडियो है, इसके पहले भी 46 वीडियोस और भी हैं दोस्तों। तो एग्जाम से पहले सारे वीडियोस को देख लेंगे तो मुझे आशा है कि अगर आप सीरियसली देख लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशंस वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो टू डिस्पेल योर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को दूर करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Thanks a lot once again. And friends, if you have not subscribed to my channel, do subscribe immediately, and please click on the bell button so that you can get all sort of notifications as and when we upload a new videos. Thank you very much. Thanks a lot once again.